देखिए आईपीसी में आपका लिखवाया कल जाएगा, आज लेक्चर ही चलेगा। और एविडेंस में भी आपका ये लेक्चर ही आज मैंने चलाना है, लिखवा ही दिया गया है। आईपीसी में ही थोड़ा पीछे हैं तो आपका कल लिखवाया जाएगा। आईपीसी में आज तक लेक्चर चलेगा क्योंकि दो क्वेश्चन आपका हो चुका है। एक अपराध के आवश्यक तत्व और दूसरा मेंसरिया पर क्वेश्चन बनता है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन बनता है मेंस में, आपका वह सेक्शन 2, 3 और 4 पर बनता है। ये कई राज्यों में मेंस में क्वेश्चन आपका आया है। उत्तराखंड में 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है कि आईपीसी के विस्तार को समझाइए, या वाह्य प्रादेशिक क्षेत्राधिकार यानी कि भारत से बाहर किए गए अपराधों के लिए क्या आईपीसी अप्लाई होगी कि नहीं, इसकी विवेचना करिए। ये क्वेश्चन भी आपका चांस रहता है, या आईपीसी किन क्षेत्रों में लागू होती हैं। और एक इसमें आपका समस्या दे देगा। समस्यात्मक क्वेश्चन भी यहाँ मेंस में और प्री में बना है। वह समस्यात्मक क्वेश्चन आपका जलयान या वायुयान पर ले जाकर बनाया है ज़्यादातर। और वह ये बनाया है कि एक हवाई जहाज है और भारत का है, और उसमें इंग्लैंड में एक विदेशी दूसरे विदेशी के प्रति कोई अपराध करता है, तो क्या उस अपराध की जांच और विचारण भारत में होगी कि नहीं, अर्थात क्या अपराध करने वाला व्यक्ति आईपीसी के तहत दंड का भागी होगा कि नहीं। तो देखिए पॉइंट पकड़े रहिए। जब भी जलयान या वायुयान का मामला आए तो एक लाइन जरूर उसमें शब्द देखिएगा कि क्या वह भारत में रजिस्टर्ड या पंजीकृत है कि नहीं। अगर शब्द लिखा रहे कि भारत में पंजीकृत है, तब तो कहीं भी अपराध किया जाए उस वायुयान जलयान पर, उसके लिए आईपीसी अप्लाई होगी और अभियुक्त भारत में दंड का भागी होगा। लेकिन अगर ये दे दे कि भारत का है, लेकिन एक शब्द छोड़ दे कि भारत में क्या है, पंजीकृत, रजिस्टर्ड, तो भाई आप अभियुक्त को दंडित न करवाइएगा। क्योंकि विमान अगर भारत का है तो भारत में उस विमान का रजिस्टर्ड होना आपका आवश्यक शर्त है, यानी कि अनिवार्य है। तो पॉइंट जो पूछा जाता है प्री में समस्यात्मक क्वेश्चन या मेंस में, वही रजिस्टर्ड या पंजीकृत ही देखेंगे, या आपका है कि नहीं। अगर है तब आईपीसी के तहत ऐसा व्यक्ति दंड का भागी होगा, और अगर भारत में वह रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसा व्यक्ति आईपीसी के तहत दंड का भागी नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है कि आईपीसी के क्षेत्रीय विस्तार को समझाइए, ये भी बन सकता है। या आपका ये बन सकता है कि वाह्य प्रादेशिक क्षेत्राधिकार से आप क्या समझते हैं, क्या आईपीसी भारत से बाहर किए गए अपराधों के लिए अप्लाई होगी कि नहीं, लागू होगी कि नहीं, ये पूछा जा सकता है। इन सभी क्वेश्चनों को एक साथ लेते हुए शुरू किया जाएगा, और तब 3-4 समस्यात्मक क्वेश्चन देखे जाएंगे। उसके बाद आपके दिमाग में अगर कोई समस्या हो तब बताइएगा। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि आप पूरी कहानी सुनिए, और उसके बाद निष्कर्ष निकालने में कोई समस्या हो तब बताइए, तब सॉल्व किया जाएगा। लेकिन आधी अधूरी कहानी सुनकर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। तो आइए शुरुआत किया जाए। आपका ये पूछे कि आईपीसी के विस्तार को बताइए, तो आपका जवाब रहेगा कि आईपीसी के विस्तार के बारे में, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आईपीसी किन क्षेत्रों में लागू है। इसके लिए आईपीसी की धारा 2, 3 और
4 में प्रावधान किया गया। ये पूरा हम पढ़ा रहे हैं। विदेश में केवल नहीं, आईपीसी का विस्तार माने भारत में भी और कहाँ, विदेश, दोनों को जोड़कर। तो आप सेक्शन मारेंगे, आपका माने जुडिक्शन के बारे में 2, 3 और 4। किसी भी कानून का विस्तार या तो अंतः प्रादेशिक हो सकता है, इंट्रा टेरिटोरियल यानी कि अंतः प्रादेशिक हो सकता है, या एक्स्ट्रा टेरिटोरियल यानी कि बाह्य प्रादेशिक। बाह्य प्रादेशिक का मतलब हुआ उस देश की सीमा के बाहर। तो सेक्शन 2 अंतः प्रादेशिक क्षेत्राधिकार से संबंधित है, जबकि धारा 3 और 4 बाह्य प्रादेशिक क्षेत्राधिकार से संबंधित हैं। ये बंटवारा पहले कर लेना है। इंटर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन सेक्शन 2 और एक्स्ट्रा यानी कि बाह्य यानी कि आपका सीमा से बाहर, भारत से बाहर कहिए, या बाह्य क्षेत्रीय क्षेत्राधिकारता के बारे में प्रावधान सेक्शन 3 और 4 में किया गया है। तो सबसे पहले हम इंट्रा टेरिटोरियल पढ़ेंगे और उसके बाद आपका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। अगर केवल और केवल इंट्रा टेरिटोरियल आए तो सेक्शन 2 लिखिएगा, और केवल और केवल बाह्य प्रादेशिक क्षेत्राधिकार पूछ ले तो 2 ना लिखिए, वहाँ भूमिका 2 लाइन बांध के और 2 और 3 4 बता के 2 की व्याख्या नहीं करना है सेक्शन। किसकी व्याख्या करना है? 3 और 4 की। आपका क्वेश्चन ये मेंस में आ चुका है, प्री में भी आता है लगातार, थोड़ा सतर्क भी रहना है आपको। अब देखिए, एक आपका इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन यानी कि भारत के अंदर या भारत के भीतर किए गए अपराध के लिए। तो जब भारत के भीतर कहा जाए तो इसके बारे में प्रावधान सेक्शन 2 में किया गया है, और 2 पहले बेयर एक्ट देखा जाए और तब अन्य बातें देखी जाए। देखिए बेयर एक्ट क्या कहता है, धारा 2, भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। तो हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल, तो आपका पहले एक एक शब्दों को भी समझना है। हर व्यक्ति, इवरी पर्सन, हर व्यक्ति का मतलब क्या हुआ, पहले ये जानिए। हर व्यक्ति का जहाँ तक मतलब की बात है, हर व्यक्ति का मतलब चाहे वह भारतीय नागरिक हो, चाहे वह विदेशी नागरिक हो। यानी कि यहाँ आपका हर व्यक्ति का मतलब हुआ चाहे वह भारतीय नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो, अगर भारत की सीमा के अंदर वह कोई अपराध करता है जिसके लिए आईपीसी के तहत दंड का प्रावधान है, तो वह इसी संहिता यानी कि आईपीसी के तहत दंडनीय होगा। अब समस्या ये आई कि अगर भारत का नागरिक है, भारत के भीतर अपराध करता है, तब भी धारा 2 लागू होगी, और अगर कोई विदेशी भारत में आया है और भारत में कोई अपराध करता है, तब भी वह विदेशी आईपीसी के तहत दंड का भागी होगा। इस विषय पर आपका 2 केस याद रखिएगा, और पहला ईसोप का केस याद रखना है, और दूसरा कल हम बताए थे विदेशी आया था सोना लेकर, तो कौन सा केस कल बताया गया था, मेयर हंस जॉर्ज, एमएच जॉर्ज बनाम महाराष्ट्र राज्य। 2 केस याद रखना है। आइए देखा जाए दोनों केसों में, हर व्यक्ति अभी समझाया जा रहा है। ईसोप के केस में ये हुआ कि एक व्यक्ति बगदाद से बंदरगाह पर भारत में आया था, और उसने आईपीसी की धारा 377 का अपराध और प्राकृतिक काम तृष्णा का अपराध किया था। आईपीसी का सेक्शन 377 अननेचुरल सेक्स किया था। वह भारत में उसके खिलाफ मुकदमा चला,
वह तर्क ये दे रहा था कि हजूर यह कार्य हमारे देश में अपराध नहीं है, अतः भारत में हमें दंडित नहीं किया जा सकता। और मुकदमा अभियोजन पक्षकार कह रहा था, यानी कि सरकार का वकील कह रहा था कि भले बगदाद में ये अपराध नहीं है, ये भारत की सीमा के अंदर अपराध किए हैं और आईपीसी के तहत यह कार्य दंडनीय है, तो भले उनके देश में अपराध नहीं हो, यहाँ ये दंड के क्या होंगे, भागी। यानी कि धारा 2 के लिए अगर कोई विदेशी है और उसे दंडित किया जाता है, तो यह आवश्यक नहीं है कि उसके देश में भी वह कार्य अपराध हो। तो आवश्यक क्या है कि वह कार्य भारत में क्या घोषित किया गया हो, अपराध। पहला नियम है। दूसरा, एम एच जॉर्ज का केस हमने बताया था कि एम एच जॉर्ज विदेशी था, जितना सोना वह भारत में कानूनन अपने साथ ला सकता था उससे अधिक सोना लाया था, और इसके लिए वह अनुमति नहीं लिया था सरकार से। उसे पकड़ा गया, फिर वही कह रहा था कि मैं विदेशी था और मुझे तो जानकारी ही नहीं थी कि इतना से अधिक सोना लाना भारत में दंडित है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चाहे कोई विदेशी ही क्यों न हो, मिस्टेक ऑफ लॉ यानी कि विधि की भूल क्षम्य नहीं है। भले वह कानून भारत का न जानता हो, लेकिन ये प्रिजम्पशन किया जाएगा कि आप कानून जानते थे और आप भारत में आईपीसी के तहत दंड के भागी होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि चाहे देशी हो या विदेशी व्यक्ति हो, मिस्टेक ऑफ लॉ किसी के बारे में एक्सक्यूज या क्षम्य है कि नहीं, नहीं है। तीसरा, आपका हर व्यक्ति में आपका एक अलग से मैं उदाहरण देता हूँ। एक इंग्लैंड का व्यक्ति आता है, भारत में एडल्ट्री या जार कर्म का अपराध करता है, तो ये नहीं कह सकता, अब भारत में भी अपराध नहीं है। जोसेफ साइन के बाद से अब इसे अपराध की कैटेगरी से कहाँ कर दिया गया है, बाहर। पहले उदाहरण दिया जाता था, लेकिन इस उदाहरण पर अब रोक लगाई जा रही है, क्योंकि अब एडल्ट्री या जार कर्म भारत में भी अपराध नहीं है, क्योंकि जोसेफ साइन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में आईपीसी की धारा 497 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या शून्य घोषित कर दिया गया है। तो इस उदाहरण को अब समाप्त किया जाए, क्योंकि ये उदाहरण बिल्कुल सटीक नहीं बैठेगा। अब आगे आइए, अगला शब्द के भाई, हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल। इस संहिता का मतलब हुआ इंडियन पेनल कोड यानी कि आईपीसी के प्रतिकूल यानी कि विपरीत हर कार्य या लोप के लिए। तो आपको जब अपराध की परिभाषा बताई गई थी, तो वहाँ एक्ट और ओमिशन बताया गया था। तो एक्ट और ओमिशन यानी कि एक्ट में ओमिशन भी शामिल है, भले लिखा गया हो या न लिखा गया हो, धारा 32 बताती है। और कार्य और लोप को धारा 33। तो का एक कार्य में बहुत से कार्य, एक लोप में बहुत से लोप, यानी कि एक एक्ट में बहुत से एक्ट, एक ओमिशन में बहुत से ओमिशन। ओमिशन बताया गया था कि जिस व्यक्ति का विधिक कर्तव्य था, वह विधिक कर्तव्य निभाया कि नहीं निभाया, नहीं निभाया तो वह अपराध किया। लेकिन नैतिक कर्तव्य नहीं, आपका सामाजिक भी नहीं, फिर याद रखिए धार्मिक भी नहीं, राजनैतिक भी नहीं, तो किस कर्तव्य का उल्लंघन अपराध होगा, केवल और केवल विधिक। यानी कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए कानूनन बाध्य था, और वह व्यक्ति उस कार्य को किया कि नहीं किया, नहीं किया, तो हम कहेंगे कि उसने अवैध लोप किया।
तो चाहे कार्य करके आपने आईपीसी के तहत अपराध किया या अवैध लोप करके किया, अगला शब्द, जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। अदरवाइज नॉट लास्ट में लिखा है, यहाँ से भी एक नियम निकलेगा, अन्यथा नहीं शब्द भी काफी महत्वपूर्ण है, भले आप नव कभी ध्यान दिए हों। ये शब्द एक नियम निकालता है। देखिए अब पूरी कहानी। हर व्यक्ति जो आईपीसी के तहत दिए गए अप माने दिए गए अपराध को या तो कार्य करके या लोप करके करता है, तो वह भारत में आईपीसी के तहत दंड का भागी होगा। ये कह रही है आपका सेक्शन 2। अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं का मतलब ये हुआ कि अगर वह कार्य भारत में अपराध आईपीसी के तहत घोषित किया ही नहीं गया है और कोई भारतीय नागरिक या विदेशी नागरिक अगर वह कार्य करता है तो विधि के बिना अपराध नहीं हो सकता। प्रिंसिपल ऑफ लीगलिटी यानी कि वैधानिकता का सिद्धांत मैं पढ़ाया भी हूँ, लिखवा भी दिया हूँ कि विधि के बिना अपराध संभव है कि नहीं, यानी कि लॉ के बिना क्या आपका ऑफेंस संभव है कि नहीं, नहीं। यानी कि अपराध के लिए यह आवश्यक है कि पहले कानून बनाया जाए और कोई व्यक्ति उस कानून के प्रतिकूल कार्य करे। प्रतिकूल का मतलब हुआ विपरीत, विपरीत का मतलब हुआ उल्लंघन करे, तब आप उस व्यक्ति को दंडित कर सकते हैं। और कोई कानून ही नहीं है और कोई व्यक्ति कार्य किया है तो बिना कानून के विधि के बिना अपराध नहीं हो सकता। तो जो ये शब्द अन्यथा नहीं है, यही पॉइंट पकड़िए इंटरव्यू के लिए भी, जो ये अन्यथा नहीं शब्द लिखा गया है इसका मतलब ही यही हुआ कि जो कार्य आईपीसी में अपराध घोषित नहीं किया गया है उन कार्यों के लिए चाहे वह भारतीय व्यक्ति हो या विदेशी हो वह दंड का भागी नहीं होगा। यहीं से एक सिद्धांत निकला कि बिना विधि के अपराध नहीं हो सकता। ये सिद्धांत संविधान में भी समाहित है और संविधान के किस अनुच्छेद में है कि पहले कानून और तब अपराध, अनुच्छेद 20 के क्लाज 1 में। याद रखिएगा संविधान के अनुच्छेद 20 के क्लाज 1 में ये सिद्धांत समाहित है। तो अदरवाइज नॉट भी काफी महत्वपूर्ण वाक्य हैं। अगला देखिए अब आपका दूसरा देखा जाए भाई आपका 3 और 4 पर अब आ जाए, सेक्शन 2 समाप्त हो गया। देखिए लेक्चर देते समय थोड़ा व्यू जो रहता है व्यापक रहता है, लिखवाते समय अब इतना मैंने जितना समझाया गया लिखवाते समय उतना लिखवाया नहीं जाएगा। लिखवाते समय दायरा थोड़ा क्या रहता है, सीमित, ये भी याद रखिए। अब आइए बाह्य प्रादेशिक क्षेत्राधिकार यानी कि आपका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, अर्थात भारत से बाहर किए गए अपराधों के लिए क्या आईपीसी के तहत व्यक्ति दंड का भागी होगा कि नहीं। इस विषय पर जो विधि हैं वह आईपीसी की धारा 3 और 4 में समाहित हैं। ये बताएंगे किसमें समाहित है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल 3 और 4 दोनों में। कई बार प्री में या इंटरव्यू में हेडिंग वाइज भी पूछा जाता है। तो अभी हम शुरू करेंगे। अब समस्या देखिए, आप डायरेक्ट 3 4 को न पढ़िएगा न ही लिखिएगा। आप 3 और 4 को डायरेक्ट न लिखिएगा मेंस में। इसके लिए आपका संविधान का पहले सहारा लीजिएगा। फिर एक बार देखिए, भारत से बाहर किए गए अपराधों के लिए क्या कोई व्यक्ति भारत में
आईपीसी के तहत दंड का भागी होगा कि नहीं, इसका निर्धारण सेक्शन 3 और 4 से किया जाएगा। सामान्यतः कोई भी कानून इंट्रा टेरिटोरियल होता है, यानी कि क्षेत्र के अंदर के लिए बनता है, क्षेत्र के बाहर के लिए नहीं। जहाँ तक भारत की बात है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 245 का क्लाज 2 लिखना पड़ेगा। अनुच्छेद 245 का क्लाज 2 इस बात को बताता है कि अगर संसद ने कोई ऐसी विधि बनाई है जिसका प्रभाव, जिसका प्रवर्तन, जिसका इफेक्ट या जिसका विस्तार भारत के बाहर होता है, तो वह विधि मात्र इस कारण से अवैध नहीं होगी, शून्य नहीं होगी। यानी कि कुल मिलाकर आपका लिखना तो 2 ही लाइन है, इसको समझाने के लिए ये आईएएस में प्री में भी संविधान में क्वेश्चन आ चुका है कि कौन भारत में सक्षम है जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल या बाह्य प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के लिए कानून बना सके। तो राज्य विधानमंडल सक्षम नहीं है, केवल और केवल कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, हमारी पार्लियामेंट, हमारी संसद। यानी कि संसद को ये शक्ति दी गई है कि वह ऐसा कानून बना सके जो भारत की सीमाओं के कहाँ लागू हो, बाहर। और अनुच्छेद याद करके जाइएगा, ये शुरुआती दौर में भूमिका में लिखना भी पड़ेगा 2 लाइन। कौन सा अनुच्छेद है, तो 245 अनुच्छेद का कौन सा क्लास 2। तो ऐसी दशा में चूंकि आईपीसी का निर्माण आपका संघ ने ही किया है, तो आईपीसी की धारा 3 और 4 में उन प्रावधानों को समाहित किया गया है जहां की कोई व्यक्ति, चाहे वह भारत का नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो, अगर भारत से बाहर अपराध करता है तो कुछ दशाओं में वह भारत में आपका आईपीसी के तहत दंड का भागी होगा। ये जरूर याद रखिएगा। इसके बाद आपका 2-3 जगह से और कोरिलेट करके एक एक लाइन जरूर डाल दीजिएगा। मैं बता दूं, 2-3 जगह से कोरिलेट करके आप एक एक लाइन ही सही ये जरूर बात डालिएगा कि भारत से बाहर यदि कोई व्यक्ति अपराध, पहले कोरिलेशन हो जाए तब आपका धारा शुरू किया जाए, शब्दशः चलना है। आप 2-3 कोरिलेशन जरूर डालिएगा। मैं बता दूं परीक्षा में पहला कोरिलेशन आप डाल सकते हैं 166 ACRPC। दूसरा कोरिलेशन डालिएगा आपका कह सकते हैं कि सीआरपीसी की धारा 188 का। और तीसरा कोरिलेशन लेक्स फोरी यानी कि एविडेंस एक्ट का। देखिए कैसे आपको कोरिलेट करना है। यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर अपराध किया है, तो भारत से बाहर अपराधों के लिए सीआरपीसी की धारा 166A के तहत भारत का कोई न्यायालय ले अन्वेषण के लिए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट यानी कि अनुरोध पत्र जारी कर सकेगा। ये जरूर याद रखें, शायद इस बार पूछा भी गया था, याद था ना अनुरोध पत्र 166A सीआरपीसी। दूसरा क्वेश्चन, अगर भारत से बाहर अपराध किया गया है तो ऐसे अभियुक्त के विरुद्ध जांच या विचारण भारत के किस स्थान के न्यायालय द्वारा किया जाएगा, इसका प्रावधान सीआरपीसी की धारा 188 में किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति चाहे भारत का नागरिक हो, विदेशी नागरिक हो, अगर भारत से बाहर कोई अपराध करता है तो भारत के किस स्थान के न्यायालय द्वारा
उसके खिलाफ इंक्वायरी और ट्रायल किया जाएगा। यानी कि कहाँ मुकदमा चलेगा? जहाँ वह भारत में पाया जाए। एक ही लाइन में कहाँ मुकदमा चलेगा? जहाँ वह भारत में पाया जाए, लेकिन ऐसा मुकदमा केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से ही चलाया जाएगा। ये कोरलेट एक लाइन ही सही जरूर लिखिएगा भारत से बाहर। और एक और कोरलेट कर लीजिएगा एविडेंस एक्ट में। चूंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम लेक्स फोरी विधि हैं, स्थान विशेष की विधि हैं, तो अतः ऐसी दशा में यदि कोई अपराध भारत से बाहर किया गया है और भारत में उस अपराध के लिए जांच और विचारण चल रहा है, तो भारत में अभियुक्त के दोष को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही साबित किया जाएगा, न कि उस देश के एविडेंस एक्ट के तहत जहां उसने अपराध किया है। तो कि कौन सा एविडेंस एक्ट लागू होगा? जहां विदेश में जहां वह अपराध किया है, कि बताइए भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्यों? क्योंकि द इंडियन एविडेंस 1872 एक लेक्स फोरी विधि है। लेक्स फोरी विधि है, स्थान विशेष की विधि है। तो घटना कहीं भी हुई हो, अगर उस घटना को कहाँ प्रूफ करना है? भारत में। तो किस प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। अब आइए अब धारा 3 और 4 का पहले व्यू देखा जाता है। इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है कि सेक्शन 3 और 4 में डिफरेंस क्या है। सेक्शन 3 ये बताती हैं कि अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर अपराध किया है और ऐसा अपराध किया है जिसके लिए वह भारत में दंड का भागी है, तो सेक्शन 3 कहता है कि वह भारत में आईपीसी के तहत दंडनीय होगा। लेकिन धारा 4 इस बात को स्पेशलाइज करती है, इस बात को विशेषाधिकृत करती हैं, इस बात को क्लियर कट बताती हैं कि वह कौन सी कंडीशन है, वह कौन सी दशाएं हैं, वह कौन सी परिस्थितियां हैं जहां के व्यक्ति भारत से बाहर अपराध करता है तो भारत में दंड का भागी होगा। यानी कि भारत से बाहर अपराधों के लिए सामान्य नियम धारा 3 में है और विशेष नियम की धारा में 4 में। धारा 3 में कही गई बातों को ही स्पेशलाइज किया गया है। तो एक लाइन बता सकते हैं आप कि धारा 3 ये बताती है कि भारत से बाहर किए गए अपराध के लिए व्यक्ति भारत में कुछ दशाओं में, कुछ कंडीशन में दंड का क्या होगा? भागी। लेकिन वे कंडीशन कौन होगी, वे परिस्थितियां कौन होगी, इस बात का स्पष्ट उल्लेख किस सेक्शन में किया गया है? 4 में। यानी कि धारा 4 वह कंडीशन बताएगी जिस कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति भारत से अपराध करता है तो भारत में वह दंड का क्या होगा? भागी। धारा 3 नहीं बताएगी, 3 जनरल रूल बताएगी और 4 वह क्या बताएगी? कंडीशन। अब बेरक देखिए, तब उदाहरण यहाँ ज़्यादा देखने हैं, मेंस के लिए भी प्री के लिए भी आपका उदाहरण एक दो लिखना ही होगा। बेरक निकालिए भाई, अब आपका निकाल लीजिए सेक्शन 3। देखिए क्या कहा गया है सेक्शन 3 में। पहला आपका शब्दशः चलना है सेक्शन 3 को। देखिए, भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। यानी कि इसका मतलब ये हुआ
कि अपराध भारत की सीमाओं से बाहर किया गया है, लेकिन अपराध ऐसा था जिसका विचारण, जिसके अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा भारत में चलाया जा सकता था कि नहीं, चलाया जा सकता था। तो अब समस्या आई कि किस परिस्थिति में कोई व्यक्ति विदेश में अपराध किया है तो उसके खिलाफ ट्रायल या मुकदमा भारत में चल सकता है। ये तीन नहीं बताएगी, कौन बताएगी? चार। यानी कि धारा तीन इस बात के बारे में सामान्य नियम बताती है कि भारत से बाहर अपराध किया, अगर वह भारत में विचारण का पात्र है तो आईपीसी के तहत दंडनीय होगा। लेकिन पात्र हैं कि नहीं, यानी कि भारत में उसके खिलाफ उस कार्य के लिए मुकदमा चल सकता है कि नहीं, ये कंडीशन तीन नहीं बताएगी, कौन सी बताएगी? चार। अब सेक्शन तीन देखिए। भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उससे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका कह सकते हैं कि भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति, अब पहला पॉइंट ये करना है कि भाई अपराध भारत से बाहर किया गया हो, ऐसा अपराध कोई व्यक्ति किया हो तो फिर बताइए कोई व्यक्ति में कौन शामिल है? भारतीय नागरिक की, विदेशी की, दोनों दोनों कोई व्यक्ति किया हो और अपराध ऐसे प्रकृति का है कि उस अपराध के लिए भारत भारत में प्रवृत्त किसी विधि के तहत ऐसे अभियुक्त का भारत में विचारण संभव है। यानी कि विदेश में अपराध किया और उसके खिलाफ मुकदमा कहाँ चल सकता है? भारत में। ये संभव है कि असंभव है? संभव है। तो किस कंडीशन में संभव होगा? ये धारा चार कवर करेगी, तीन नहीं। अगर संभव है तो ऐसी दशा में वह आईपीसी के तहत उस अपराध के लिए भारत में दंड का भागी होगा। और एक लाइन, लास्ट लाइन अच्छे से देखना है, और ये माना जाएगा कि उसने भारत के भीतर ही अपराध किया है। माना जाएगा का मतलब ये हुआ, ये समझा जाएगा मतलब प्रिज्यूम कर लिया जाएगा। प्रिज्यूम कर लिया जाएगा मतलब अनुमानित किया जाएगा। अनुमानित मतलब कल्पित किया जाएगा। तो पहले तो फिर एक बार इसको देखिए सेक्शन तीन को। अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर अपराध किया है और उसके द्वारा किया गया अपराध ऐसा है जो भारत में प्रवृत्त या इनफोर्स या लागू किसी विधि के तहत दंडनीय है और भारत में वह व्यक्ति विचारण का क्या है? पात्र है। क्या पात्र है? पात्र है। भारत में पात्र है। तो ऐसी दशा में वह आईपीसी के तहत दंड का भागी होगा, भले ही अपराध कहाँ किया गया हो? विदेश में। लेकिन और ये माना जाएगा, इस शब्द को हम फिर एक बार बताएंगे, और यह माना जाएगा कि उसने जो अपराध किया है वह विदेश में नहीं किया है बल्कि भारत की सीमा के अंदर किया है। माना जाएगा का मतलब होता है डिम्ड। डिम्ड का मतलब होता है वास्तविकता वो नहीं है लेकिन मान लिया जाता है। इसी को फाउंडेशन कहते हैं। रंगा सियार भी हम कह सकते हैं, फाउंडेशन कह सकते हैं। जैसे कि शादी विवाह में पूरा चेहरे पर लीपा पोती लोग कर लेते हैं,
एक दिन के लिए फाउंडेशन हो गया और सुबह सुबह चेहरा धुलिए तो पूरा फाउंडेशन क्या हो जाता है, गायब। यानी कि रंगा सियार की भी समझाने के लिए दो तीन उदाहरण दिए जा रहे हैं ताकि दिमाग में बैठे कि माना जाएगा का मतलब क्या हुआ। आपका अपराध तो विदेश में किया गया, लेकिन माना जाएगा। जहाँ भी शब्द माना जाएगा आ जाए, समझा जाए आ जाए, कल्पित किया जाएगा, उपधारित किया जाएगा, अनुमानित किया जाएगा, फिक्शन किया जाएगा, ये जहाँ भी आए एक लाइन जरूर याद रखिए, वास्तविकता वो नहीं है, लेकिन उसे वास्तविक मान लिया गया है। यानी कि सही बात कुछ और है और गलत बात को ही सही क्या किया गया, मान। यहाँ भी वास्तव में अपराध कहाँ किया, भारत के बाहर, लेकिन कहाँ माना गया है कि कर किया है, भारत में। तो माना गया है, वास्तविकता क्या है कि भारत के बाहर किया गया, लेकिन माना कहाँ जा रहा है कि वह किया है, भारत में। इसको माना जाएगा, इसी को लीगल भाषा में डीम्ड कहा जाता है, याद रखिए, डीम्ड। और डीम्ड के लिए तमाम है नियम। आपका एविडेंस की धारा 119 डीम्ड वाला है, आपका 63 का क्लाज 5 डीम्ड वाला है, डीम्ड कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है, यानी कि डीम्ड फेडरल आपका, फिर डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। 68 से लेकर 72 संविधान नियम तमाम डीम्ड पर हैं। डीम्ड का मतलब ये हुआ कि वास्तविकता वह नहीं है, फिर भी उसे क्या किया गया है, स्वीकार। जैसे कि एक और लास्ट में हम उदाहरण डीम्ड का दें। ए और बी में विवाह हुआ और विवाह के 1 मिनट बाद ही स्त्री को शिशु पैदा हो गया, तो आप कहेंगे कि 1 मिनट बाद कहाँ से शिशु पैदा हो गया, तो डीम्ड आ जाइए। ये निश्चायक सबूत होगा कि जब विवाह कायम है, उस दौरान आपका पुत्र या पुत्री हुई है, तो उसका धर्मज पिता कौन है, वह पुरुष है जिससे विवाह क्या था, कायम। ये मान लिया जाएगा और ये अकाट्य तर्क है, मैं बता दूं। फिर बैक होइए, यानी कि माना जाएगा हम बताए हैं। अब सेक्शन 4 आइए, सेक्शन 4 ही महत्वपूर्ण है। कई बार सेक्शन 4 से हेडिंग वाइज पूछ लिया जाता है। अब आपका देखिए दो तीन उदाहरण यहाँ आपका बताया जाए, तब धारा 4 पर चला जाए भाई। पहले आपका धारा 3 पर कम से कम एक दो उदाहरण बताया जाए। ये एक भारतीय नागरिक है और इंग्लैंड जाता है और इंग्लैंड के किसी नागरिक के प्रति अपराध करता है, क्या वह भारतीय नागरिक आईपीसी के तहत भारत में दंड का भागी होगा कि नहीं, तो डायरेक्ट न करवा दीजिएगा। तो ए ने जो कार्य इंग्लैंड में किया है, अगर वह आईपीसी के तहत वह कार्य किसी धारा में अपराध घोषित किया गया है, तो वह भारत में दंड का भागी होगा, विचारण का पात्र होगा, अन्यथा वह भारत में दंड का भागी नहीं होगा। तो बताइए, वह कार्य इंग्लैंड में अपराध होना चाहिए कि भारत में। इंग्लैंड से मतलब नहीं है, वह कार्य कहाँ अपराध होना चाहिए, आपका भारत में। इंग्लैंड से मतलब नहीं है, भले अपराध किया हो। दूसरा उदाहरण देखिए, दो भारतीय नागरिक हैं और इंग्लैंड में आपस में मने लड़ जाते हैं, तो क्या वे भारतीय आईपीसी के तहत भारत में दंड के भागी होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन कब, जब उनका कार्य भारत में अपराध घोषित किया गया, भले इंग्लैंड में अपराध न हो। तीसरा, मैं भारत में कोई भारत में रजिस्टर्ड जलयान है या कोई आपका वायुयान है और उस पर दो विदेशी आपस में लड़ाई करते हैं, तो चाहे वह विश्व में कहीं भी जलयान हो, खुले समुद्र में हो, उससे मतलब नहीं है, या हवाई जहाज विश्व में कहीं भी हो, क्योंकि वह भारत में क्या था, पंजीकृत था, तो दोनों विदेशी भारत में दंड के क्या होंगे, भागी।
फिर एक और उदाहरण। अब नागरिकता को लेकर ज्यादा विवाद उत्पन्न होता है। मान लीजिए ये एक व्यक्ति था, 2 जनवरी को इंग्लैंड में अपराध किया और 1 जनवरी को वह भारत का नागरिक था, लेकिन 2 जनवरी को वह भारत का नागरिक नहीं था और इंग्लैंड में किसी इंग्लैंड के व्यक्ति के प्रति कोई अपराध करता है, तो क्या वह भारत में दंड का भागी होगा कि नहीं? नहीं होगा, क्योंकि जिस तारीख को वह अपराध किया था वह भारत का सिटीजन था कि नहीं? नहीं था। 1 तारीख को था, लेकिन किस तारीख को नहीं था? 2 को। समस्या दूसरी देखिए। अगर वह जिस दिन अपराध किया 2 जनवरी को भारत का नागरिक था, लेकिन 3 जनवरी को भारत की नागरिकता त्याग दिया, तब भी भारत में दंड का भागी होगा। तीसरा उदाहरण बनता है कि 2 जनवरी को भारत का नागरिक नहीं था, 2 जनवरी को विदेश में अपराध किया, 3 जनवरी को भारत की नागरिकता मिल गई, तो क्या वह भारत में सजा का हकदार होगा? नहीं। एक लाइन जरूर याद रखिएगा, जिस दिन वह अपराध किया है, क्या उस दिन अगर वह भारत का नागरिक था, तब तो भारत में दंड का क्या होगा? भागी। और आगे पीछे से मतलब नहीं है। सतर्क रहना इन बातों से। आगे पीछे से आपका मतलब नहीं है तो किस भाई, जिस दिन वह अपराध किया। सेक्शन 4 आइए भाई, काफी महत्वपूर्ण आपका 4 है और 4 में आपका संशोधन भी किया गया है, उसको भी थोड़ा गौर में रखना है। सेक्शन 4, फिर एक बार हम कंसेप्ट बना दें। सेक्शन 3 ये बताता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर अपराध किया है और भारत में लागू किसी विधि के अधीन अगर वह भारत में ट्रायल का पात्र है, यानी कि विचारण के योग्य हैं, तो आईपीसी के तहत वह दंड का क्या होगा? भागी। और ये मान लिया जाएगा कि उसने विदेश में अपराध नहीं किया, किंतु कहाँ किया है? भारत में। ये सेक्शन 3। लेकिन वह कंडीशन, वह दशा, वह परिस्थिति क्या होगी जब व्यक्ति भारत से बाहर अपराध किया हो और भारत में उसके खिलाफ मुकदमा चल सकता हो? वह कंडीशन किस सेक्शन में बताया गया है? 4 में। तो 4 में कंडीशन देखिए, वहीं एक एक टेक्निकल क्वेश्चन हम निकालते रहेंगे बेरहेट के माध्यम से। देखिए धारा 4, राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। राज्य क्षेत्रातीत अपराध यानी कि ऐसे अपराध जो भारत की सीमा के कहाँ किए गए हों? बाहर। इस संहिता के उपबंध यानी कि आईपीसी के प्रावधान। पहला देखिए, भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता है तो वह भारत का नागरिक आईपी भारत में दंड का क्या होगा? भाग। अब 3-4 दृष्टांत यहाँ बनता है। एक भारत का नागरिक है, इंग्लैंड घूमने गया और वहाँ वह कोई गलत कार्य किया और जो वह गलत कार्य किया है वह भारत में आईपीसी के तहत या किसी अन्य विधि के तहत अपराध घोषित किया गया है, तो क्या ऐसा भारत का नागरिक जो विदेश में अपराध किया है भारत में दंड का भागी होगा कि नहीं? होगा। कोई इसमें शक नहीं है, क्योंकि लेकिन कब? जबकि वह कार्य भारत में क्या हो? अपराध। भले ही विदेश में वह कार्य अपराध न हो, उससे मतलब नहीं। एक भारत का नागरिक गया इंग्लैंड और इंग्लैंड में दूसरे भारत के नागरिक की हत्या करता है, तब भी धारा 4 लागू होगी। फिर आपका एक भारतीय नागरिक है, इंग्लैंड गया और किसी विदेशी के प्रति अपराध करता है, चाहे कोई अमेरिका से आया हो घूमने
या इंग्लैंड वालों के ही प्रति, तब भी वह भारत में दंड का क्या होगा, भागी। तो तुरंत आपका सीआरपीसी की भी कुछ धाराएं कवर करना है, 188 जरूर कवर किए रहिए। क्योंकि वह इंग्लैंड में अपराध किया तो भारत के किस न्यायालय में उसके खिलाफ जांच या विचारण होगा, तो भारत में जहां वह क्या हो पाया जाए, लेकिन किसकी पूर्व सहमत से, केंद्रीय सरकार। अगला देखिए आपका, अगला देखिए भाई, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू है। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए। जो समस्यात्मक क्वेश्चन बनते हैं, यहीं से आपका समस्यात्मक क्वेश्चन बनते हैं। फिर दूसरा खंड अच्छे से देखिए। अगर कोई पोत या विमान है, वह भारत में रजिस्टर्ड या पंजीकृत है, और चाहे कोई व्यक्ति, चाहे भारतीय नागरिक हो या विदेशी नागरिक, अगर उस पर अपराध करता है, देखिए फिर एक बार सतर्क होकर यहाँ समझना है थोड़ा। यानी कि अगर विमान या पोत दे तो पहला नियम ये देखना है, बेयर एक्ट में जो भी आपका मैंने समस्या दे, कि क्या वह विमान या पोत भारत में पंजीकृत है कि नहीं, पहला देखिएगा। अगर भारत का विमान है लेकिन भारत में रजिस्टर्ड नहीं है, तब आपका ये प्रावधान लागू नहीं होगा। ये प्रावधान तब लागू होगा जब वह विमान या पोत भारत में क्या हो, रजिस्टर्ड हो। तो ऐसी दशा में वह विमान या जलयान विश्व में कहीं भी हो, खुले समुद्र में हो, उससे मतलब नहीं है, या आकाश में हो, अंतरिक्ष में हो, उससे भी मतलब नहीं है। अगर कोई व्यक्ति उस विमान या जलयान पर अपराध करता है तो वह भारत में दंड का भागी होगा। अब तीन चार उदाहरण बता लेना है। दो भारतीय एक भी भारत में रजिस्टर्ड विमान में बैठे और विमान पाकिस्तान के ऊपर से गुजर रहा है, उसी दौरान आपस में मारपीट कर लिए, तो क्या आईपीसी उन पर लागू होगी कि नहीं होगी, क्योंकि वह विमान भारत में क्या था, रजिस्टर्ड। एक भारतीय नागरिक था, दूसरा विदेशी, विमान में ही लड़ गए, तब भी लागू होगी। और तीसरा ही समस्या गंभीर है कि एक भारत में रजिस्टर्ड विमान था, दो विदेशी बैठे थे, उस विमान में आपस में लड़ाई कर बैठे और वह विमान भारत में रजिस्टर्ड है, तो क्या वह दोनों विदेशी भारत में दंड के भागी होंगे कि नहीं होंगे। चाहे वह खुले समुद्र में भी आपका कह सकते हैं जलयान हो, या विमान आपका ऐसे क्षेत्र में हो जहां किसी देश का आपका नीचे एरिया न हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि विश्व में चाहे कहीं भी ये विमान और पोत हो, उससे कोई मतलब नहीं है। भरमाने के लिए दे देगा कि खुले समुद्र में है जहाँ किसी का क्षेत्राधिकार नहीं है, चाहे खुला समुद्र दे, बंद समुद्र दे, अंतरिक्ष दे, उससे कोई मतलब नहीं। बस ये मतलब है
कि वह विमान भारत में क्या हो, पंजीकृत, और कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के प्रति अपराध करे, अर्थात लास्ट में अगर एक विदेशी किसके प्रति अपराध करता है, दूसरे के, तब भी धारा 4 का क्लाज 2 क्या होगा, लागू। अब अगला नियम आइए, लास्ट तीसरा नियम बचा है, इसको देखा जाए आपका। अब समस्या, अब देखिए आपका, जहाँ तक आपका कह सकते हैं कि तीसरे नियम की बात है, इसको थोड़ा समझिए। अब चूंकि साइबर अपराध हो रहे हैं, पहले साइबर अपराध समझिए तब तीसरा पॉइंट बताया जाए। जो ये संसूचना या कम्युनिकेशन या यानी कि जो अपराध संसूचनाओं के माध्यम से होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होते हैं, उन्हें हम साइबर क्राइम कहते हैं। यानी कि संसूचनाओं के माध्यम से होने वाले अपराध। वर्तमान समय में चूंकि विश्व एक साथ पूरा विश्व जुड़ गया है, अतः ये जो अपराध हैं आपका साइबर क्राइम, ये ज़्यादा हो रहा है। साइबर क्राइम को दंडित करने के लिए भारत की संसद ने सन 2000 में आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पास किया, आईटी एक्ट पास किया, अतः सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पास किया, और उसी में साइबर क्राइम को क्या बनाया गया है, दंडनीय। ये याद रखिए। अब ये है कि साइबर क्राइम का तो कोई एरिया नहीं है। अब ऐसी दशा में हो क्या सकता है, कोई व्यक्ति भारत में बैठा है और अमेरिका के कंप्यूटर में वायरस पहुंचा दे रहा है, या वहां के खातों को हैक कर ले रहा है, वहां के एटीएम को हैक कर ले रहा है, तो भारत में बैठा है, विदेश में अपराध किया तो धारा 2 बनी है। भाई भारत के भीतर हैं और भारत के वह व्यक्ति भीतर हैं, अपराध करता है, तो धारा 2 तो बनी है भारत के भीतर। लेकिन समस्या आई कि कोई व्यक्ति विदेश में है और भारत के कंप्यूटरों को लक्ष्य बनाकर कोई साइबर क्राइम करता है, तो चाहे विदेश में जो व्यक्ति बैठा हो वह भारतीय नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो, क्या वह भारत में उस साइबर क्राइम के लिए दंड का भागी होगा कि नहीं होगा। BHULLM में आपका एक व्यक्ति तो हर व्यक्ति तो कोई व्यक्ति क्या लिखा गया है क्लास 3 में, ये पूछ लिया था। तो क्या लिखा गया है देखिए, कोई व्यक्ति तो कोई व्यक्ति मतलब क्या, भारतीय नागरिक की विदेशी की दोनों। भाई कोई मतलब क्या, दोनों, चाहे नर हो या नारी हो, और चाहे विदेशी हो या भारतीय हो। तो कंसेप्ट क्लियर रखिए, ये खंड आपका 2008 में जोड़ा गया, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत जोड़ा गया, और इस खंड के तहत जो साइबर क्राइम किए जाते हैं आपका विदेशों से भारत में, तो चाहे विदेश में जो बैठा व्यक्ति है वह भारतीय नागरिक हो या विदेशी नागरिक, अगर भारत के कंप्यूटरों को लक्ष्य बनाकर अपराध करता है तो भारत में इस संहिता के तहत वह दंड का क्या होगा, भागी, या अन्य प्रवृत्ति विधि के तहत। तो अन्य प्रवृत्ति विधि कौन है, जहाँ की साइबर क्राइम को दंडनीय बनाया गया है, आईटी एक्ट। तो साइबर क्राइम किस कानून के तहत दंडनीय है, आईटी एक्ट सन 2000। जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, अश्लील मैसेज करिए, फालतू मैसेज करिए, एकांतता का हनन करिए, साइबर आतंकवाद फैला दीजिए, एनआईए छापा मारती रहती हैं समय समय पर, साइटें तो तमाम साइटें सर्च की जाती हैं, किस साइट पर संदिग्ध गतिविधि पाई जाती हैं, साइट बंद भी की जाती हैं, फिर यूट्यूब चैनल बंद किए जाते हैं। तमाम यूट्यूब चैनल हैं जो भारत के खिलाफ लोगों को क्या करते हैं, भड़काते हैं, और नौजवान देख देख कर अपराधी हो जाते हैं, आतंकवादी हो जाते हैं,
इसे कहा जाता है साइबर टेररिज्म, साइबर आतंकवाद, यानी कि ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। तो ऐसी दशा में आपका लास्ट में एक उदाहरण 1 मिनट बता दिया जाए। जब कोरोना काल था तो आपका एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाते हैक किए गए और तमाम लोगों के खातों से अपने आप रकम कट गई। अब ये रकम कैसे कट गई, आज तक भारत की साइबर टीम या भारत सरकार पता नहीं लगा पाई। क्योंकि जब भी आप देखते होंगे टीवी ओवी में, तो जो साइबर अपराधी होते हैं उनका मुंह काला रहता है, वो दिखाई ही नहीं देते। वो तो अदृश्य दुश्मन है, जैसे कोरोना था। और इसके बाद एसबीआई ने अपने ग्राहकों के एटीएम स्वतः बदल दिए और ये हुआ कि कहीं ना कहीं नंबर क्या हो गया है, लीक हो गया है। वैसे शक चीन पर था, लेकिन आज तक कोई पकड़ा नहीं जा सका। तो साइबर अपराधियों को पकड़ना आसान काम नहीं होता। तमाम फेसबुक है वो हैक हो जा रहे हैं, आपका व्हाट्सएप हैक हो जा रहा है, पेगासस आ जा रहा है, कौन पकड़ा गया जल्दी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि साइबर एक्सपर्ट हो, जो उसके जानकार हो। तो भाई आपका सरकार के पास भी एक्सपर्ट हैं, लेकिन आज तक पकड़ा नहीं गया कौन है किया। एसबीआई ने आपका 6-7 लाख एटीएम बदला, स्वतः नया भेज दिया और कहा कि पुराने एटीएम सब क्या कर दिए गए हैं, ब्लॉक। तो ये आपका इस प्रकार आपका धारा 2, 3 और 4 बताई गई। आपका तो रेस्ट ले लीजिए। तो एविडेंस में आपका कह सकते हैं 105 तक हो ही गया है। 106 भी समस्यात्मक क्वेश्चन बनता है। 107 और 108 पर टिप्पणी बनती है। फिर आपका 112, 113 ए, 113 बी एविडेंस में मेंस में क्वेश्चन बनते हैं टिप्पणी में। तो आपका एक एक करके बताया जाएगा भाई। आपका 10-15 मिनट का ब्रेक रहेगा, फिर एविडेंस चलेगा।